चलिए, आप सभी प्यारे साथियों को बहुत-बहुत नमस्कार। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे, ज़बरदस्त होंगे, ज़िंदाबाद होंगे। देखिए, कमेंट में आज आप लोगों के पढ़ नहीं पाऊँगा क्योंकि ये क्लास रिकॉर्डेड है। आप सब लोगों को पता है कि 10 बजे मेरी पीजीटी के लिए मैराथन है ज्योग्राफी की, है ना? तो वहाँ मुझे लाइव आना है और यहाँ पर जैसा कि क कल आप लोगों ने बोला ही था कि सर कोई बात नहीं, आप गैप मत कीजिए, बेशक आप रिकॉर्ड कर दीजिएगा। तो ये क्लास आपकी रिकॉर्डेड है, ठीक है? मैं पहले से ही बता के चल रहा हूँ। बाकी का मैं समझ सकता हूँ कि आप सब लोग ठीक है नमस्ते बोल रहे होंगे, प्रणाम बोल रहे होंगे। तो आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभाशीष, सभी छोटे बहन भाइयों को। आइए हम लोग आगे ठीक है अपने इस चैप्टर को बढ़ाते हैं। हम लोग संघ के बारे में बातचीत कर रहे थे, ठीक है ना। यूनियन यूनियन भारतीय संविधान के भाग 5 में है, आर्टिकल 52 से 151 तक है, ठीक है, क्लियर है। अब आगे की जो विषय वस्तु है उसके बारे में हम लोग कंटिन्यू करते हैं। चलिए ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो हम भारतीय संविधान के भाग 5 में आर्टिकल 52 से लेके 151 ठीक है इस पूरे को कवर करेंगे। इसमें कार्यपालिका भी आ जाएगी, इसमें संसद भी आ जाएगी, इसमें राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां भी आ जाएंगी, इसमें सुप्रीम कोर्ट भी और इसमें सीएजी, ठीक है। इन सभी टॉपिक को कंप्लीट करके हमारा भाग 5 बनता है। अभी फिलहाल जो है ना, भाग 5 में भारतीय संविधान के भाग 5 में हम लोग सबसे पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं, द वेरी फर्स्ट चैप्टर, अध्याय 1 पढ़ रहे हैं, ठीक है ना भैया जी। अध्याय 1। और अध्याय 1 की विषय वस्तु क्या है, अध्याय 1 क्या बोलता है? तो अध्याय 1 कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव, ठीक है, हम कार्यपालिका को पढ़ रहे हैं। और मैंने आपको बताया था कि जब संघ की कार्यपालिका आपसे पूछी जाए, किसकी? यूनियन एग्जीक्यूटिव, जब संघ की कार्यपालिका आपसे पूछी जाए तो संघ की कार्यपालिका में कौन कौन शामिल होते हैं? तो आप बताएंगे सर कि संघ की कार्यपालिका में राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति आते हैं संघ की कार्यपालिका के अंतर्गत। ठीक है, पूछा जाए ना कि कौन कौन पदाधिकारी हैं संघ की कार्यपालिका में, तो आप कहेंगे कि संघ की कार्यपालिका में राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति जी आते हैं। और ये पूछा गया है, ठीक है ना आपका, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति जी आते हैं। संघ की कार्यपालिका के अंतर्गत आपके प्रधानमंत्री एवं उनकी पूरी मंत्रिपरिषद इसी में आती है, मंत्री एवं मंत्रिपरिषद इसी में आती है, ठीक है भैया जी। मंत्रिपरिषद भी इसी में आती है, प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद, ठीक है। आपके महान्यायवादी ये भी इसी के अंतर्गत आता है, महान्यायवादी ये भी इसी के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो ये जो निम्न पदाधिकारी हैं ये संघ की कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन? राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और ठीक है उनकी काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर, मंत्रिपरिषद। और भैया जी कौन आते हैं? आपके महान्यायवादी आते हैं। क्या ये बात आप सभी को समझ में आ रही है? आप सब इस बात को बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं? यहाँ तक कोई दोहराई तो नहीं, कोई डाउट तो नहीं किसी को किसी भी तरह का? ठीक है, चलिए। अब कार्यपालिका जो है आप सभी को पता है पहला अध्याय है, ठीक है। इसमें हम राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को पढ़ रहे हैं, हम मतलब कार्यपालिका के अंतर्गत राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को पढ़ रहे हैं। तो जो हमारा टॉपिक है जो चल रहा है वह राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति चल रहा है। फिलहाल हम उपराष्ट्रपति पर अभी तक आए नहीं है, ठीक है। तो हमारा टॉपिक क्या है भैया जी? राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति। हम राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति पे चल रहे हैं। कल एक डाउट आया था क्लास में, बिल्कुल लास्ट में आया था डाउट, ठीक है। अब जब लास्ट में डाउट आया तो क्लास का टाइम हो गया, तो मैंने कहा चलो ठीक है उस डाउट को हम अगली क्लास में ले लेंगे, नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे। बहुत स्वेटिंग हो रही है, एसी नहीं चल रहा है, तो ये इश्यू है थोड़ा सा। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये जो है ना बच्चे, हम लोग किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं? राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के बारे में। अब यहाँ पर हम लोग समझते हैं कुछ चीजों को, प्लीज यहाँ पर आप लोग फोकस करना, ठीक है। एक आता है बेटा राष्ट्रपति का पद हमने कहाँ से लिया है? ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया है? ठीक है, एक सबसे पहला प्रश्न ये आपसे पूछा जाता है। दूसरा पूछा जाता है कि राष्ट्रपति के पद का महत्व, ठीक है, क्या बच्चे? राष्ट्रपति के पद का महत्व, राष्ट्रपति के पद की प्रासंगिकता,
ये हमने कहां से लिया है? ये हमने कहां से लिया? तो दो डिफरेंट डिफरेंट प्रश्न आते हैं आपके एग्जाम में। तो जब भी आपसे कभी भी पूछा जाए द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति का पद, तो आप कहेंगे कि राष्ट्रपति के पद को मेरे प्यारे बच्चे हमने लिया है अमेरिका के संविधान से। कहां से? अमेरिका से। अमेरिका के संविधान से हमने राष्ट्रपति के पद को लिया है। ठीक है। और राष्ट्रपति के पद का महत्व या उसकी प्रासंगिकता, तो मतलब क्या है भैया? राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका है। राष्ट्रपति नाम मात्र की एग्जीक्यूटिव है, नाम मात्र की कार्यपालिका है राष्ट्रपति। अब ये राष्ट्रपति साहब नाम मात्र की कार्यपालिका है, उनके ये पद का महत्व या उनके पद की ये प्रासंगिकता है। अब हमने इसको कहां से लिया है? तो हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि इसको हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया है। कहां से लिया है भैया जी? हमने इसको ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, हमने इसे ब्रिटेन के संविधान से लिया है। इज दैट क्लियर? कई बात सभी को समझ में आ रही है? तो लास्ट में जाते जाते एक प्रश्न था, तो ये हमने प्रश्न भी डिस्कस कर लिया। एक बार फिर से मैं आपके सामने रिवाइज कर देता हूँ। भाग 5 पर हम लोग चल रहे हैं। हम सब लोग जानते हैं भाग 5 हमने क्यों स्टार्ट किया, क्योंकि हमें पता है कि सरकार दो स्तर पर है। ठीक है, एक केंद्र के स्तर पर, एक राज्य के स्तर पर। वह बात अलग है कि भारत में तीसरे स्तर की सरकार भी स्वीकार की गई है, जो कि स्थानीय स्तर पर होती है, जिनको हम पंचायतों के नाम से जानते हैं। है ना जी? ये बात क्लियर है? तो भैया जी, भारतीय संविधान का जो भाग 5 है, भाग 5 हमारे संघ की सरकार के बारे में सारे प्रावधान करता है। मतलब ये संघ के प्रशासन से संबंधित है। संघ के प्रशासन में आपकी कार्यपालिका भी आ जाएगी, विधायिका भी आ जाएगी, न्यायपालिका भी आ जाएगी, ये सभी चीजें आ जाएंगी। तो भारतीय संविधान के भाग 5 के पांचों अध्याय जो हैं, वो पांचों अध्याय मैंने आपको बताए हैं। अभी हम फिलहाल अध्याय 1 पर चल रहे हैं और हमको कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना, बड़े आराम आराम से एक एक पॉइंट को हम डिटेल में डिस्कस करते हुए चलेंगे। अब हम बात कर रहे हैं किसके बारे में सर? कार्यपालिका के बारे में। तो कार्यपालिका जो है सबसे पहला अध्याय है। अब कार्यपालिका के अंतर्गत आपसे पूछा जाए कि कौन कौन पदाधिकारी कार्यपालिका के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं, तो आप लिखेंगे निम्न पदाधिकारी। ठीक है जी, निम्न पदाधिकारी। इन सभी पदाधिकारियों से मिलकर कार्यपालिका बनती है। निम्न पदाधिकारी, तो ये जितने भी ऑफिसर्स हैं, ये जितने भी पदाधिकारी हैं, इन सभी पदाधिकारियों से मिलकर आपकी कार्यपालिका बनती है। तो कार्यपालिका के अंतर्गत हम इन पदाधिकारियों को शामिल करते हैं। किन किन पदाधिकारियों को? राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद को, और महान्यायवादी को। एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूं। ठीक है, हमारा टॉपिक क्या चल रहा है? राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति। तो जो कल एक प्रश्न आया था कि पद हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। ठीक है, और उसका जो महत्व है, उसकी जो प्रासंगिकता है, तो भारत में राष्ट्रपति के पद का महत्व क्या है कि वह कार्यपालिका का प्रमुख है। लेकिन वो कार्यपालिका का प्रमुख एक्चुअली वास्तविक रूप से है नहीं, वह कार्यपालिका का प्रमुख केवल नाम मात्र से है। तो वह नाम मात्र की कार्यपालिका है, और नाम मात्र की जो वह कार्यपालिका है, इसको हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से, ब्रिटेन के संविधान से लिया है। अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, और आगे चलने के क्रम में अब हम लोग बात करते हैं कि कल हमने कहां पर छोड़ा था? 59 पर हम लोग बात कर चुके थे, राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें। आज हम आर्टिकल 60, 61, 62 इनको देखेंगे, फिर 63 में हमारे उपराष्ट्रपति आ जाते हैं। क्लियर है? आर्टिकल 60 में है, ठीक है, राष्ट्रपति के पद की शपथ एवं प्रतिज्ञा, द ओथ एंड अफर्मेशन ऑफ द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति के पद की शपथ एवं प्रतिज्ञा, इसके बारे में चर्चा आर्टिकल 60 में की गई है। अब आर्टिकल 60 में बोला गया कि राष्ट्रपति संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेंगे एवं अपने कर्तव्यों के संदर्भ में, ठीक है ना, अफर्मेशन करेंगे। मतलब अपने कर्तव्यों के संदर्भ में वह प्रतिज्ञा लेंगे। तो संविधान के संरक्षण की, संविधान के आधार पर आचरण करने की, संविधान की रक्षा करने की, और संविधान के प्रावधानों के अनुसार देश के शासन के संचालन की, तो वह शपथ लेते हैं। और साथ ही साथ वो अफर्मेशन देते हैं इस बात को लेकर, मतलब प्रतिज्ञा लेते हैं इस बात को लेकर कि वो जो कर्तव्य उनको सौंपे गए हैं संविधान के द्वारा, जो शक्तियां संविधान ने उनको दी गई हैं, वो उन्हीं के सीमाओं के भीतर रहते हुए अपनी शक्तियों का, अपने अधिकारों का पालन करेंगे, अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे। देखिए, अब सवाल ये उठता है, आप सब लोग जानते हैं कि राष्ट्रपति साहब को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति साहब को शपथ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, कब दिलाएंगे? जब मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हो। ठीक है, एक बहुत बड़ा डाउट रहता है आप सबके मन में कि सर कौन दिलाता है? तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं।
फिर कभी कभी आप लोग पूछते हैं कि सर फिर वरिष्ठतम न्यायाधीश भी तो आया है यहाँ पर। वरिष्ठतम न्यायाधीश मेरे प्यारे बच्चे तब शपथ दिलाएंगे जब मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हो। तो मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में कोई भी वरिष्ठतम न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के जो क्रम के आधार पर हो वह शपथ दिलाते हैं। अगर वह वरिष्ठतम न्यायाधीश भी नहीं है तो द्वितीय क्रम के जो भी वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे वो राष्ट्रपति साहब को शपथ दिलाएंगे। ये बात समझ में आ रही है, क्लियर है? तो एक बार आप सब लोग थम्स अप तो कर ही सकते हो, एक बार सब लोग थम्स अप करो। ठीक है, तो आर्टिकल 60 में लिख देता हूं। आर्टिकल 60 है राष्ट्रपति द्वारा शपथ एवं प्रतिज्ञा। शपथ एवं प्रतिज्ञा। शपथ एवं प्रतिज्ञा, ठीक है। चलिए, अब राष्ट्रपति साहब को शपथ एवं प्रतिज्ञान बचे, ठीक है ना, आर्टिकल 60 में है। तो इसका सीधा सा मतलब क्या हो गया? इसका सीधा सा मतलब हो गया कि राष्ट्रपति की शपथ का जिक्र तीसरी अनुसूची में नहीं किया गया। मैं लिख देता हूं, ठीक है। तो नोट में आप लोग लिख लीजिए, नोट में क्या हो गया कि राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख तीसरी अनुसूची में नहीं किया गया। ये मैंने वहां पर जब अनुसूचियां भी पढ़ाई थी तब भी आपको बताया था। राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख तीसरी अनुसूची में नहीं किया गया। तीसरी अनुसूची में नहीं किया गया, ना ही राष्ट्रपति की, ना ही उपराष्ट्रपति की, और ना ही बच्चे राज्यों के राज्यपाल की। उनके संबंध में आर्टिकल हैं, अनुच्छेद हैं, संविधान में अलग से प्रावधान किए गए हैं। देखिए, अब यहां पर सवाल ये उठता है कि सर कौन शपथ दिलाता है राष्ट्रपति जी को? तो मैं लिख देता हूं, यहां पर लिखना भी जरूरी है कि राष्ट्रपति को शपथ शपथ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। राष्ट्रपति को शपथ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। ये बात आ रही है समझ में? मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। अगर मान के चलिए कि मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हैं तो ये प्रश्न पूछा गया है, तो उनकी अनुपस्थिति में वरिष्ठतम न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। अनुपस्थिति में अब सवाल ये उठता है कि सर वरिष्ठता का क्रम क्या होगा? तो बेटा सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों के वरिष्ठता का क्रम, ठीक है, वहां पर दिया हुआ होता है, क्लियर है, उनके वर्क ऑफ एक्सपीरियंस के आधार पर। तो वरिष्ठता का क्रम होता है मुख्य न्यायाधीश के बाद पहले वरिष्ठ न्यायाधीश, दूसरे वरिष्ठ न्यायाधीश, फिर तीसरे नंबर के वरिष्ठ न्यायाधीश, फिर चौथे नंबर के वरिष्ठ न्यायाधीश। ठीक है, अगर वरिष्ठतम न्यायाधीश नहीं है, पहले नंबर के दूसरे नंबर के दिला देंगे या फिर तीसरे नंबर के दिला देंगे, ठीक है। चलिए, तो उनकी अनुपस्थिति में वरिष्ठतम न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। वरिष्ठतम न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। शपथ दिलाते हैं। आर्टिकल 16 का ये जो प्रोविजन है ये आपको समझ में आ गया होगा। मुझे नहीं लगता कि यहां तक किसी को किसी भी तरह का कोई भी, ठीक है, दिक्कत होगी। अब हम आर्टिकल 61 पर चलते हैं। ये बड़ा जबरदस्त आर्टिकल है 61, क्योंकि बहुत पूछा जाता है और आप सब लोग को पता है कि 61 में क्या है, राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख है 61 में, ये ध्यान रखना। तो आर्टिकल 61 में है क्या, राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख है। उस प्रोसेस को, उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, इम्पीचमेंट, महाभियोग। या महाभियोग की प्रक्रिया से किसी और दूसरे संवैधानिक पदाधिकारी या अधिकारी को हटाया जा सकता है? नहीं। एक बुक है, मैं उस बुक का नाम नहीं दूंगा, उसने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया के लिए भी महाभियोग शब्द का यूज किया है। ठीक है, ध्यान रखना। ये गलतियां आमतौर पर पब्लिकेशंस कर देती हैं क्योंकि शायद उन्होंने कभी इतना डिटेल या डीप, उनको लिखने वाले जो राइटर हैं वो नहीं पढ़े होते, ठीक है। तो ऐसा सामान्यतः ऐसी गलतियां हो जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन महाभियोग की प्रक्रिया से, ये बात मैं आपको कंफर्म कर दे रहा हूं, ठीक है, कैमरे के सामने इस बात को आप लोग गांठ बांध लीजिए।
और इसको हमेशा हमेशा के लिए आप अपने मस्तिष्क में सेव कर लीजिए कि केवल महाभियोग की प्रक्रिया से भारतीय संविधान में एक ही पदाधिकारी को हटाया जाता है और वह पदाधिकारी राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, ये बात आ गई समझ में? क्यों? क्योंकि देखो, जब आप सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाएंगे, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाएंगे, या जब आप उपराष्ट्रपति को हटाएंगे या सीएजी को हटाएंगे, ठीक है, तो उनको हटाए जाने के लिए उनके अगेंस्ट एक संकल्प प्रस्ताव लाना होता है, और उस संकल्प प्रस्ताव में इस बात को नोटिफाई करना होता है कि भाई जो भी व्यक्ति को आप हटा रहे हो उस व्यक्ति ने या तो वह असमर्थ है या फिर उसके ऊपर किसी भी तरह का कोई कदाचार प्रूव हो चुका है। ठीक है जी। तो राष्ट्रपति को छोड़कर जितने भी पदाधिकारियों को हटाया जाता है, चाहे वो उपराष्ट्रपति, चाहे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेस सही, चाहे सीएजी सही, चाहे वह मुख्य निर्वाचन आयुक्त सही, तो वहां पर शर्तें क्या होती है उनको हटाए जाने की, वहां पर आधार क्या होता है उनको हटाए जाने का? साबित कदाचार या फिर असमर्थता। मतलब उन्होंने सदाचार के अगेंस्ट जाकर कोई ऐसा कार्य किया है कि प्रूव मिसबिहेवियर है, या फिर ठीक है ना, डिसेबिलिटीज है, असमर्थता है। राष्ट्रपति को उनके पद से हटाए जाने का जो आधार है वह साबित कदाचार और असमर्थता नहीं है, उनके पद से हटाए जाने का आधार है संविधान का अतिक्रमण। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखना, ये प्रक्रिया महाभियोग की जो है वह शेष अन्य लोगों के पद से हटाए जाने की प्रक्रिया से पहले ही इस आधार पर भिन्न हो जाती है कि वहां आधार पद से हटाए जाने का साबित कदाचार, असमर्थता, और यहां पर पद से हटाए जाने का आधार संविधान का अतिक्रमण है। इज दैट क्लियर? ये बात आ रही है समझ में? और ये आप कब जान पाते हो? जब आप डिटेल स्टडी करते हो। ये छोटी छोटी बातें हम आमतौर पे हमें परेशान कर देती हैं, और एग्जामिनर कई बार इस तरह के घुमा फिरा के प्रश्न पूछ लेते हैं। ठीक है जी, ध्यान रखना। तो आर्टिकल 61 में 61 में क्या है? राष्ट्रपति को उनके पद से हटाए जाने की प्रक्रिया का उल्लेख है। सबसे पहले मैं लिखता हूं 61 में राष्ट्रपति को उनके पद से हटाए जाने की प्रक्रिया का उल्लेख है। जाने की प्रक्रिया का उल्लेख है। उल्लेख है। चलिए, अब मैं यहां पर आप लोगों से पूछता हूं कि राष्ट्रपति को उनके पद से हटाए जाने की प्रक्रिया को क्या नाम दिया गया है? बोलो बच्चे। राष्ट्रपति को उनके पद से हटाए जाने की प्रक्रिया का नाम क्या दिया गया है? तो उसको नाम दिया गया है महाभियोग, इम्पीचमेंट। है ना? जहां कहीं पर भी आवश्यकता हो रही है ना इंग्लिश टर्म यूज करने की, वहां पर मैं यूज कर रहा हूं, है ना? तो आपको परेशान नहीं होना। जो टेक्निकल टर्म है उन्हें मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में लेकर चल रहा हूं। तो उसको नाम दिया गया है इम्पीचमेंट। अब याद रखना, यहां पर दो प्रश्न है कि इम्पीचमेंट जो प्रोसेस है, इम्पीचमेंट प्रोसेस के बारे में डिस्कस किस आर्टिकल में किया गया है? तो आर्टिकल 61 में। इम्पीचमेंट की प्रक्रिया का उल्लेख कहां पर किया गया है? 61 में। ठीक है, और इम्पीचमेंट नाम सबसे पहले कहां पर एनकाउंटर हुआ है? इम्पीचमेंट नाम सबसे पहले कहां पर एनकाउंटर का मतलब ये मत सोच लेना कि मारना दाड़ना। एनकाउंटर का मतलब होता है कि सबसे पहले कहां पर उसका उल्लेख हुआ है, सबसे पहले कहां पर वह इंट्रोड्यूस हुआ है। तो जो बच्चे इम्पीचमेंट नेम है वो सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ है, एनकाउंटर हुआ है। आप ठीक है इंट्रोड्यूस ही कर ले। तो सबसे पहले ठीक है फर्स्टली इंट्रोड्यूस्ड या फिर केवल इंट्रोड्यूस्ड आप कर ले। तो वो जो नाम है वो इंट्रोड्यूस हुआ है भैया जी कहां पर? उस नाम के बारे में सबसे पहले जो चर्चा की गई है वो कहां पर की गई है? आर्टिकल 56 क्लॉज 1 में। मैंने बताया था 56 क्लॉज 1 में क्या है? राष्ट्रपति का कार्यकाल है। बताया है 56 में कि वह पद ग्रहण की तारीख से आगे आने वाले 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा, लेकिन वह समय से पहले भी उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित त्यागपत्र के द्वारा अपना पद त्याग सकता है, या फिर उसको उसके कार्यकाल के बीच में हटाया भी जा सकता है महाभियोग के द्वारा। तो वहां पर केवल शब्द आया है महाभियोग। बात समझ में रही है? महाभियोग के बारे में वहां पर कुछ अता पता नहीं है। जैसे जब कभी भी सर अंकित सर कोई वीडियो लाते हैं किसी भी बैच के रिगार्डिंग, आपके यूपीएसआई के बैच विनायक 2.0 के रिगार्डिंग जब बुलाए थे, तो वहां पर सबसे पहले उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था दिग्विजय को कि भाई पॉलिटी ये पढ़ाएगा, दिग्विजय पढ़ाएगा, इंट्रोड्यूस कर दिया। आप नाम जान गए दिग्विजय का, ठीक है? उस वीडियो में उन्होंने बताया कि पॉलिटी ये पढ़ाएगा, हिस्ट्री ये पढ़ाएंगे, ठीक है, या फिर ज्योग्राफी ये पढ़ाएंगे। तो वहां पर आप केवल उनका नाम जाने थे, ठीक है? लेकिन जो आपने डिटेल में पढ़ा है, ये बात ध्यान रखना, जो आप डिटेल में पढ़ रहे हैं
कि वो कैसा पढ़ाते हैं, कैसा नहीं पढ़ाते, आपके डाउट सॉल्व करते हैं, नहीं करते, या फिर आपको कोई डाउट बचता ही नहीं है, उससे पहले ही वो सब जानते हैं, ठीक है, दिग्विजय। तो वो आपको कब पता चला? जब उन्होंने क्लास ली, ठीक है। तो ऐसे ही इम्पीचमेंट की प्रोसेस के बारे में जो डिस्कस किया गया है, डिटेल डिस्कस, ठीक है, क्या करेंगे आप? डिटेल डिस्कस जो किया गया है, यहां पर आप लिखेंगे डिटेल्ड डिस्कस, डिटेल्ड डिस्कस जो किया गया है, ठीक है, वो कब किया, कहां पर किया गया है? आर्टिकल 61 में। और इम्पीचमेंट का जो प्रोसेस है बच्चे, ठीक है, उसके बारे में डिटेल डिस्कस 61 में है, लेकिन जो नाम इंट्रोड्यूस हुआ है, उसका जो नाम आया है, वह आर्टिकल 56 क्लॉज 1 में आया है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है, क्लियर है। अब देखो, जब आप किसी भी व्यक्ति को उसके पद से हटा रहे हैं, तो सब हटाए जाने का कोई ना कोई तो आधार होगा, बताइए। जब आप किसी भी व्यक्ति को उसके पद से हटाते हैं, तो हटाए जाने का कोई ना कोई तो आधार होगा। तो राष्ट्रपति को उनके पद से हटाए जाने का आधार होता है, और वह होता है एकमात्र संविधान का अतिक्रमण, संविधान का अतिक्रमण, ठीक है, ध्यान रखना, संविधान का अतिक्रमण। तो संविधान के अतिक्रमण की अवस्था में उनको उनके पद से हटाया जाता है। ये बात समझ में आ गई? तो आधार क्या है बच्चे? संविधान का अतिक्रमण है, बस। अब ठीक है, ठीक है, ये आधार है कि इस विहाप पे, इस बेस पे राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जाएगा, और वो बेस क्या है? संविधान का अतिक्रमण। तो आपको ये प्रूव करना होगा कि वो संविधान का अतिक्रमण कर रहे हैं। तो इसके लिए एक संकल्प प्रस्ताव लाना होता है, ठीक है, ध्यान रखना। सबसे पहली प्रक्रिया क्या है? कि एक रेजोल्यूशन लाना होता है, एक संकल्प प्रस्ताव लाना होता है। इस संकल्प प्रस्ताव को आप लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी भी सदन में सबसे पहले ला सकते हैं। ये जो संकल्प प्रस्ताव आप लाते हैं, इसको लोकसभा राज्यसभा दोनों में से किसी भी सदन में सबसे पहले ला सकते हैं। आप जिस भी सदन में इस संकल्प प्रस्ताव को सबसे पहले ला रहे हैं, उस सदन की टोटल के 1/4 से उसको पास होना चाहिए। जिस भी सदन में आप इस संकल्प प्रस्ताव को ला रहे हैं, उसके टोटल से, उसके टोटल के 1/4 से इसको पास होना चाहिए। जैसे मान के चलिए कि लोकसभा के सदस्यों ने इस बात को एनकाउंटर किया कि राष्ट्रपति ने संविधान का अतिक्रमण किया है, और लोकसभा के सदस्य इस बात को लेकर खासी नाराज हैं कि राष्ट्रपति ने संविधान का अतिक्रमण किया, तो अब हम उसे महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटा देंगे। एक, अब हम उसे राष्ट्रपति के पद पर नहीं रहने देंगे, क्योंकि उसने संविधान का अतिक्रमण किया है, हम ठीक नहीं रहने देंगे, हम उसे उसके पद से हटा देंगे। तो लोकसभा की जो कुल सदस्य संख्या है कितनी है बच्चे? टोटल 543। तो 543 के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर से उस संकल्प प्रस्ताव को पारित करना होगा, ठीक है। अगर मान के चलिए 543 का 1/4 मिल जाता है, तो लोकसभा से वह संकल्प प्रस्ताव पारित हो जाएगा। स्वाभाविक सी बात है। जब वह लोकसभा से संकल्प प्रस्ताव पारित हो गया, तो ध्यान रखना, संकल्प प्रस्ताव लाने के 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचित करना होता है। बस एक बात ये जरूरी है कि जब आप संकल्प प्रस्ताव ला रहे हैं किसी भी सदन में, लोकसभा में ला रहे हैं, तो जो लोकसभा का अध्यक्ष होगा, राज्यसभा में ला रहे हैं, जो राज्यसभा का सभापति होगा, वह 14 दिन पहले राष्ट्रपति को पूर्व सूचित करेगा, ठीक है ना। ये उसके पद का अधिकार है कि 14 दिन पहले राष्ट्रपति को पूर्व सूचित करना होता है कि भाई हम आपको आपके पद से हटा रहे हैं, बस, ठीक है। तो चलिए, आधार क्या है? कि उसने संविधान का अतिक्रमण किया। आप संकल्प प्रस्ताव मान के चलिए कि 14 तारीख को लेकर आने वाले हैं, तो आप 1 तारीख को ही राष्ट्रपति को पूर्व सूचित कर दीजिए कि हम आपके अगेंस्ट, ठीक है, आज से 14 दिन बाद एक संकल्प प्रस्ताव लेकर आएंगे, जहां पर हम आरोप लगाएंगे कि आपने संविधान का अतिक्रमण किया है, ठीक है। अगर वह संकल्प प्रस्ताव बच्चे किसी भी सदन में आ रहा है, तो उस सदन के कुल सदस्य संख्या के 1/4 सदस्यों से उसको पारित होना होगा, ठीक है। चलिए मान के चलिए लोकसभा में आ गया, तो वह लोकसभा से पारित हो गया, ठीक है। तो हुआ क्या बच्चे कि अगर वह सबसे पहले लोकसभा में आया, संकल्प प्रस्ताव सर्वप्रथम लोकसभा में आया, संकल्प प्रस्ताव बेटा सबसे पहले अगर लोकसभा में आया, तो इसका मतलब क्या है? कि लोकसभा ने राष्ट्रपति पर आरोप लगाया, लोकसभा ने राष्ट्रपति पर आरोप लगाया, आरोप लगाया। और जब एक सदन ने राष्ट्रपति पर आरोप लगाया बच्चे, तो दूसरा सदन इसकी जांच करेगा, ये आरोप सत्य है अथवा नहीं। दूसरा सदन इसकी जांच करता है, इसकी जांच करता है, जांच करता है। और अगर दूसरे सदन ने अपनी जांच में सच्चाई पाई, मतलब राज्यसभा, राज्यसभा ने ये पाया कि वास्तव में
जो आरोप लगाया गया है ये सत्य है, तो दूसरा सज्जन अगर आरोप में सच्चाई पाता है कि भाई बिल्कुल सही बात है, ठीक है, तो बच्चे ये जो प्रस्ताव है, ये प्रस्ताव फिर दोनों सदनों से अलग अलग, यह प्रस्ताव लोकसभा से भी और यह प्रस्ताव आपका राज्यसभा से भी, दोनों सदनों से बच्चे ये प्रस्ताव अलग अलग जो है कुल सदस्य संख्या के 2/3 मतों से पारित होगा, टोटल के 2/3 मेजोरिटी से पारित होगा। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था, मेजोरिटी से पारित, पहली दूसरी क्लास में ही बता दिया था कि कुल सदस्य संख्या के 2/3 से पारित होगा। और जब ये कुल सदस्य संख्या के 2/3 से पारित होगा बच्चे, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, तृतीय प्रकार का विशिष्ट बहुमत कहते हैं। इसको तृतीय प्रकार का विशिष्ट बहुमत कहते हैं। विशिष्ट बहुमत कहते हैं। ठीक है, क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, क्या ये बात क्लियर हो रही है आप सभी को? यहां तक कोई इश्यू तो नहीं बच्चे? थोड़ा सा और छोटा कर देता हूं, हाँ चलिए। तो इसे हम तृतीय प्रकार का विशिष्ट बहुमत कहते हैं। तो जिस तारीख को, ठीक है, दोनों सदनों के द्वारा इसको पास कर दिया गया, उसी तिथि से राष्ट्रपति को अपने पद से हट जाना होगा। ठीक है, उसी तिथि को बच्चे राष्ट्रपति अपने पद से हट जाएगा, उसी तिथि को राष्ट्रपति अपने पद से हट जाएगा। मैं एक बार फिर से समझाऊंगा, कोई हटाएगा नहीं बच्चे इसको, इतनी किसी की औकात नहीं है, वो हेड ऑफ स्टेट है तो कोई हटा नहीं सकता, वह खुद ही उसी तिथि को अपने पद से हट जाएगा, उसी तिथि को अपने पद से हट जाएगा। उसी तिथि को अपने पद से हट जाएगा। हट जाएगा, ठीक है, ये है क्लियर। अब देखो समझिए, मैं फिर से इस प्रक्रिया को बता देता हूं। मुझे पता है कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको ये बहुत कठिन लग रही होगी कि सर मेरे कुछ भी समझ में नहीं आया। देखिए एक बार फिर से बता दो सब कुछ, देखिए एकदम मिक्सअप सा हो गया होता है देखिए ऐसा लगता है कि सर सब कुछ मिक्सअप सा हो गया, एक बार बताओ। ठीक है मैं बताता हूँ, ठीक है आप अच्छे से सुनिए। देखो सबसे पहले तो मैंने आपको ये बताया कि राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया का नाम महाभियोग है। महाभियोग की प्रक्रिया से केवल हम एक ही संवैधानिक व्यक्ति को उसके पद से हटा सकते हैं, उसके संवैधानिक पद से, और वह होता है राष्ट्रपति। हम राष्ट्रपति के अलावा किसी और दूसरे व्यक्ति को अगर उसके पद से हटाते हैं तो वहां पर हम महाभियोग का जिक्र नहीं करते, वहां पर महाभियोग का नाम नहीं आता। ठीक है, वहां पर महाभियोग का नाम नहीं आता। ठीक है, उनको हटाने की अलग प्रक्रिया होती है जो कि द्वितीय प्रकार के विशिष्ट बहुमत से परफॉर्म होती है, जबकि राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया तृतीय प्रकार के विशिष्ट बहुमत से परफॉर्म होती है। तो एक आधार तो ये हो गया कि यदि आप उपराष्ट्रपति को, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेस को, सीएजी को या मुख्य निर्वाचन आयुक्त उसके पद से हटा रहे हैं, तो जो आप वोटिंग कर रहे हैं वह द्वितीय प्रकार की विशिष्ट बहुमत है। उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 जिनकी कुल सदस्य संख्या आधी से कम ना हो। यदि आप राष्ट्रपति को उसके पद से हटा रहे हैं, मतलब महाभियोग के द्वारा हटा रहे हैं, तो वहां पर आप तृतीय प्रकार का विशिष्ट बहुमत का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, पहला अंतर यह है। दूसरा अंतर क्या है कि जब राष्ट्रपति को आप इस प्रक्रिया से हटाते हैं तो आधार होता है राष्ट्रपति को हटाए जाने का संविधान का अतिक्रमण। लेकिन जब आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, वाइस प्रेसिडेंट या फिर आप सीएजी वगैरह को उनके पद से हटाते हैं तो आधार होता है साबित कदाचार और असमर्थता। तो ये दो चीजें इस बात को, ठीक है, प्रूव करती हैं कि महाभियोग की प्रक्रिया केवल राष्ट्रपति के संदर्भ में उसको उसके पद से हटाने के लिए। महाभियोग शब्द सबसे पहले आर्टिकल 56 क्लॉज 1 में आया था कि राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल के दौरान ही उसके पद से महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है। वहां पर डिस्कस नहीं किया था कि महाभियोग की प्रक्रिया क्या है। महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में एक्चुअली जो डिस्कस किया गया है वो किया गया है आर्टिकल 61 में। उसके बारे में डिटेल डिस्कशन है कि किस प्रकार की प्रक्रिया के माध्यम से राष्ट्रपति को हटाया जाता है, वो प्रक्रिया क्या है। तो सबसे पहले एक संकल्प प्रस्ताव लाना होता है, उसकी सूचना आप 14 दिन पहले दे दीजिए राष्ट्रपति को कि साहब हम आपको आपके पद से हटाने के लिए आपके ऊपर महाभियोग चला रहे हैं, अमुक तारीख को
हम प्रस्ताव लेकर आएंगे। तो एक संकल्प प्रस्ताव लाना होता है, उसकी सूचना उसको 14 दिन पहले दे दो। ये संकल्प प्रस्ताव दोनों सदनों में से किसी भी एक सदन में लाया जा सकता है। आप इसको चाहे तो लोकसभा में ले आओ, चाहे तो राज्यसभा में ले आओ। बस एक बात ध्यान रखना कि ये पास होगा, पहले एक रेजोल्यूशन आया है, केवल एक प्रस्ताव आया है। बात समझ में आ रही है? ये प्रस्ताव आया है। जैसे मान के चलिए कि मैंने अंकित भाटी सर से कहा कि सर पॉलिटी की क्लासेस तो बहुत अच्छी चल रही है, सब कुछ ठीक है, लेकिन हम इसमें एक नई चीज और ऐड कर सकते हैं। तो वो बोलते हैं क्या सर, नई चीज क्या ऐड कर सकते हैं हम? कि सर जब हम पॉलिटी की क्लास लेते हैं तो क्लास लेने के बाद में देखिए हम कुछ क्वेश्चंस आंसर का भी डाउट रख सकते हैं जूम मीटिंग के माध्यम से, कि क्लास के जो डाउट है वो जूम मीटिंग के माध्यम से, तो वो रिकॉर्ड भी ना हो और जिनको डाउट नहीं है वो ना देखें, जिनको केवल डाउट है। तो उनको ये प्रस्ताव अच्छा लगा, ठीक है। तो मैंने उनको ये प्रस्ताव भेजा मेरे द्वारा, फिर उन्होंने कोर मेंबर्स की टीम बनाई, ठीक है, जो संस्था के शुरुआती मेंबर्स हैं, कोर मेंबर्स। उन्होंने कहा कि भाई दिग्विजय का ये प्रस्ताव है, क्या हम इस प्रस्ताव को स्वीकृत कर ले? ठीक है। तो फिर वहां पर वोटिंग होगी, कुछ लोग इसके समर्थन में होंगे, कुछ लोग इसके समर्थन में नहीं होंगे। तो ठीक वैसे ही पहले संकल्प प्रस्ताव लेकर आए, दिग्विजय लेकर आया संकल्प प्रस्ताव, तो ऐसे ही दोनों सदनों में से कोई भी एक सदन संकल्प प्रस्ताव लेकर आया, ठीक है। तो जो सदन संकल्प प्रस्ताव लेकर आ रहा है उस सदन की कुल सदस्य संख्या के 1/4 से उसको पास हो जाना है संकल्प प्रस्ताव को। तो इसका मतलब है उस सदन ने सबसे पहले आरोप लगाया है, ठीक है। जिसमें सबसे पहले संकल्प प्रस्ताव लाया गया है, इसका सीधा सा मतलब क्या है कि उसने आरोप लगाया कि वही राष्ट्रपति ने संविधान का अतिक्रमण किया है। तो एक सदन से संकल्प प्रस्ताव पास होकर, जो कि टोटल के 1/4 से पास हुआ है, दूसरे सदन में चला गया। दूसरा सदन आरोपों की जांच करेगा कि भाई पहले सदन ने अगर संकल्प भेजा है उसके पास, तो दूसरा सदन देखेगा कि क्या वास्तव में ये जो आरोप लगे हैं वो सत्य हैं। और यदि वे आरोपों में सच्चाई पाता है दूसरा सदन भी इस बात को लेकर सहमत है कि हाँ, तो फिर अब प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। अब प्रक्रिया क्या होगी भैया जी? कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से दोनों सदनों को अलग अलग इसे पारित करना होगा। कुल सदस्य संख्या का 2/3, मैंने आपको बताया था टोटल का 2/3, कुल सदस्य संख्या मतलब लोकसभा में 543 का 2/3 और राज्यसभा में 245 का 2/3 से अलग अलग दोनों सदनों से इस, ठीक है, प्रस्ताव को, ठीक है, जो संकल्प प्रस्ताव है जो कि अब प्रक्रिया का रूप ले चुका है, तो इस प्रक्रिया को, ठीक है, फॉलो करना होगा, इस प्रक्रिया को पास करना होगा। टोटल के 2/3 से दोनों सदनों से पास हुआ। जैसे ये दोनों सदनों से पास हुआ मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है, तो जिस तिथि को अंतिम सदन ने इसको पास कर दिया था उसी तिथि को राष्ट्रपति खुद अपने पद से हट जाएगा, क्योंकि राष्ट्रपति को कोई हटाने वाला व्यक्ति नहीं है, वो हेड ऑफ स्टेट है, वो राष्ट्र का अध्यक्ष है, देश का पहला नागरिक है, सर्वोच्च पद है। तो कोई उसे कैसे हटा सकता है? वो खुद ही पद छोड़ के चला जाता है। मतलब लास्ट में जब महाभियोग के द्वारा उसे हटाया जाता है, फिर भी वो ये कह के जाता है, ये कह के मतलब है कि कहीं ना कहीं संविधान ने इस बात को निर्धारित किया है कि वो अपना पद त्याग रहा है। भाई ठीक है, तुम नहीं हो सहमत तो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं अपना पद त्याग के जा रहा हूँ। तो वो अपना पद त्याग रहा है। उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। आई डोंट थिंक सो कि यहाँ तक किसी को किसी भी तरह का कोई भी इश्यू, किसी भी तरह की कोई भी परेशानी होगी। ठीक है, चलिए अब इस महाभियोग की प्रक्रिया को हमने कहाँ से लिया है भैया? ठीक है, अमेरिका के संविधान से। ठीक है, तो ये बात हम सब लोग जानते हैं कि महाभियोग की प्रक्रिया को हमने यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। महाभियोग की प्रक्रिया को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। संविधान से ग्रहण किया गया है। ग्रहण किया। ठीक है, कई बात समझ में आ रही है? आइए अब हम चलते हैं आर्टिकल 62 पर। आर्टिकल 62 क्या है? ठीक है, सब लोग बहुत अच्छे से समझेंगे। 62 ये है कि भाई राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है। पहले मैं इसे लिख देता हूँ, है ना, एक ड्राफ्ट बना देता हूँ 62 के संदर्भ में। अच्छा देखो, एक और बात बताऊँ मैं आपको, आपको पढ़ना फ्लो चार्ट से होता है। देखो, थ्योरी तो किताबों में लिखी हुई है, ठीक है, ध्यान रखना, थ्योरी किताबों में लिखी हुई है। फ्लो चार्ट से मैंने पीसीएस प्रतिज्ञा बैच में पढ़ाना शुरू किया। अब प्रतिज्ञा बैच के जो स्टूडेंट थे, ठीक है, वो फाउंडेशन बैच है, उसमें जो ग्रेजुएशन में है स्टूडेंट, जो 12th पास किए हैं, मतलब उन्होंने पहले कहीं तैयारी नहीं की थी, वो आए। अब उन्होंने मेरे पढ़ाने का तरीका देखा जो फ्लो चार्ट वाला है, तो उनको समझ में नहीं आया, क्योंकि बाकी के जो अन्य अध्यापक है वो पैराग्राफ लिख लिख के पढ़ा रहे थे।
ठीक है, तो उन्होंने बोला कि सर ऐसे कैसे, ठीक है, हम ये कैसे लिखें, कैसे हमको ये याद कैसे रहेगा, अगर पैराग्राफ के फॉर्म में होता तो हमको याद रहता। वो बात उनकी बिल्कुल गलत थी, क्योंकि उनको पता नहीं था। लेकिन हमेशा आप ये कोशिश करो कि आपके नोट्स जो हों वो शॉर्ट से शॉर्ट हों। ये कोशिश आपको करनी चाहिए। जितना संक्षिप्त नोट होगा, आपको एग्जाम के टाइम पे रिवाइज करने में उतनी सहूलियत होगी जितना संक्षिप्त नोट्स होगा। हाँ, कोई की टर्म्स है तो आप उन की टर्म्स को, ठीक है, लिखते चले जाओ, ताकि, ठीक है, जब आप इस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो, आपने पढ़ने के साथ साथ 2-3 बार रिवीजन किया, और मान के चलिए कि 6-7 महीने बाद आपका एग्जाम है, तो जब आप एग्जाम के टाइम पर उस कॉपी को उठा के, उस नोट्स को उठा के जब आप पढ़ोगे, तो तुरंत वो सारी चीजें आपके दिमाग में हिट करने लगेंगी, बिलीव मी। लेकिन वो करेंगी कब? जब आप क्लास के साथ साथ, ठीक है, 1-2 बार उसका रिवीजन भी कर रहे हैं और नोट्स शॉर्ट्स कर रहे हैं। ठीक है, शॉर्ट नोट्स बनाइए। हमेशा मैं ये बात बोलता हूँ अपने अभ्यर्थियों को, अपने स्टूडेंट्स को, कि नोट्स जितना शॉर्ट्स हो, जितना प्रिसाइज हो, कोशिश करो, उतना अच्छा होता है वो। ठीक है, ध्यान रखना। आइए, अब आर्टिकल 62 है, पहले मैं समझा देता हूँ। आर्टिकल 62 बोलता है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का है। तो जैसे मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि सपोज डेट 1 जनवरी 2025 को कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति बना, तो उसका कार्यकाल खत्म हो जाएगा 31 दिसंबर 2030 को। तो क्या हम उसके कार्यकाल खत्म होने का वेट करेंगे अगली वाले राष्ट्रपति का चुनाव कराने के लिए? नहीं, क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव की पूरी इस प्रोसेस में, ठीक है, 2-3-4 महीने का समय लग जाता है बड़े आराम से। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि एक राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा हो गया और उसके बाद फिर हम अगले का चुनाव करा रहे हैं, तो जो 3-4 महीने का गैप होगा, उस गैप में कौन राष्ट्रपति होगा, किसके नाम से हम देश का शासन चलाएंगे, तो असुविधा हो जाएगी ना। तो इसलिए आर्टिकल 62 में बोला गया है कि भाई पुराने वाले का जो कार्यकाल है, ठीक है, उस कार्यकाल की समाप्ति से पहले ही उससे हुई रिक्ति को भरने के लिए अगले वाले के चुनाव करा लो। मतलब जब पुराने वाले राष्ट्रपति के चुनाव, जब पुराने वाले राष्ट्रपति के कार्यकाल में, ठीक है, 2-3-4-5 महीना शेष है, आप तभी से नए वाले राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव करा लो, जिससे कि यहां इसका कार्यकाल खत्म हुआ, वहां अगला वाला व्यक्ति आकर जो है ना पद ग्रहण कर लेगा। जहां इसका कार्यकाल खत्म हुआ, वहां पर अगला वाला व्यक्ति आकर पद ग्रहण कर लेगा। ये बात आई समझ में? बोलो एक बार, थम्स अप करो सब लोग। तो मैं इस बात को लिख देता हूं। ठीक है, कैसे बोला है? तो ये बोला है राष्ट्रपति के चुनाव से, राष्ट्रपति के कार्यकाल की समाप्ति से हुई रिक्ति को भरने के लिए, राष्ट्रपति के कार्यकाल की समाप्ति, समाप्ति से हुई रिक्ति को भरने के लिए, रिक्ति को भरने के लिए जो चुनाव, ठीक है, चुनाव मतलब अगले राष्ट्रपति के लिए चुनाव, चुनाव कार्यकाल की समाप्ति से पहले ही संपादित किए जाने चाहिए, समाप्ति से पहले ही करा लेने चाहिए, पहले ही करा लेने चाहिए, करा लेने चाहिए, चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान के चलिए राष्ट्रपति ए है, कोई राष्ट्रपति है ए, मिस्टर ए, ठीक है, इनका जो कार्यकाल था ये 1 जनवरी 2025 को राष्ट्रपति बने, 2025 को राष्ट्रपति बने, और इनका कार्यकाल बच्चे कब तक होगा? 31 दिसंबर 2030 तक होगा। स्वाभाविक सी बात है, 5 वर्ष का कार्यकाल होता है, 31 दिसंबर 2030 तक। बड़ा स्वाभाविक है भैया, है ना? 1 जनवरी 2025 को राष्ट्रपति बने, तो इनका जो कार्यकाल होगा वो 31 दिसंबर 2030 तक होगा। है बड़ा स्वाभाविक है। देखिए ये कार्यकाल है, तो भैया 31 दिसंबर 2030 से पहले ही नए राष्ट्रपति के लिए चुनाव करा लो। हमें वेट नहीं करना कि भाई पुराने वाले का कार्यकाल समाप्त हो तब हम अगले वाले के कराएंगे, इससे तो भैया गैप हो जाएगा एक। ठीक है, इससे, इस गैप से एक असुविधा पैदा होगी, एक असुविधा उत्पन्न होगी, तो ऐसा नहीं करना। तो पहले ही
नए राष्ट्रपति के चुनाव करा लो, नए राष्ट्रपति के चुनाव करा लेने चाहिए। संपन्न करा लेने चाहिए। नए राष्ट्रपति के चुनाव संपन्न करा लेने चाहिए। ये बात समझ पा रही है? अब इसके बाद हम आर्टिकल 63 पर चलते हैं। आर्टिकल 63 में क्या है भैया जी? उपराष्ट्रपति का पद है। उपराष्ट्रपति 63 में उपराष्ट्रपति का पद है। ठीक है, अब सवाल उठता है सर उपराष्ट्रपति का पद कहां से लिया है? अमेरिका के संविधान से। अमेरिका के संविधान से हमने ये पद लिया है, ग्रहण किया है। ठीक है, ध्यान रखना, अमेरिका के संविधान से लिया है उपराष्ट्रपति का पद। तो बोला है भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। ठीक है, अब उपराष्ट्रपति का निर्वाचन है, उसके लिए योग्यताएं हैं। तो वो जितनी भी निर्वाचन योग्यताएं संबंधी जो भी चर्चा है, वो सारी चर्चाएं फिर हम कल करेंगे। मतलब आप ये कह सकते हैं कि कल से हम उपराष्ट्रपति को स्टार्ट करेंगे, इसलिए आज हम इसे नहीं कर रहे। तो उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। आज हमने कुछ ज्यादा पढ़ा भी नहीं है ना, कुछ ज्यादा नहीं पढ़ा। पहले तो हमने ये बताया था कि अध्याय 1, ठीक है, अध्याय 1 में कार्यपालिका है भाग 5 के। ठीक है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति हमारा टॉपिक चल रहा है, पद और पद का महत्व या प्रासंगिकता ये कहाँ कहाँ से ली है ये मैंने बता दिया है ना। इसके बाद फिर हमने डिस्कस किया कि शपथ एवं प्रतिज्ञा। तो राष्ट्रपति जो है बच्चे वो, ठीक है, संविधान की रक्षा की शपथ लेते हैं और अपने कर्तव्यों को पूरा करने की अफर्मेशन प्रतिज्ञा। ठीक है, तो वो राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख तीसरी अनुसूची में नहीं है। शपथ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं, अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो उनकी अनुपस्थिति में वरिष्ठतम न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं, वरिष्ठतम न्यायाधीश दिलाते हैं। ठीक है, चलिए, राष्ट्रपति को उनके पद से हटाए जाने की प्रक्रिया के उल्लेख। ठीक है, तो उसका नाम महाभियोग है। नाम सबसे पहली बार आर्टिकल 56 क्लॉज 1 में आया है, लेकिन उस प्रोसेस के बारे में डिस्कस आर्टिकल 61 में किया गया है। ठीक है, आधार संविधान का अतिक्रमण होगा। पहले संकल्प प्रस्ताव लाएंगे, हम किसी भी सदन में ला सकते हैं। उस संकल्प प्रस्ताव को 14 दिन पहले हम राष्ट्रपति को उसकी सूचना दे देंगे। अगर वह लोकसभा में आया, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सर्वप्रथम यदि वह लोकसभा में आया, ठीक है बच्चे, तो लोकसभा ने राष्ट्रपति पर आरोप लगाया, इसका मतलब ये है। ठीक है, और आरोप लगाया तो बच्चे आरोप लगाने के बाद लोकसभा से पारित हो गया। सर्वप्रथम लोकसभा में आया तो लोकसभा ने राष्ट्रपति पर आरोप लगाया, और अगर ये लोकसभा से पारित हो गया ये प्रस्ताव, तो इसका मतलब ये है कि लोकसभा ने तो बोल दिया कि हाँ भाई राष्ट्रपति ने संविधान का अतिक्रमण किया है। तो जो दूसरा सदन है राज्यसभा, वो इसकी जांच करेगा कि क्या लोकसभा सही बोल रहा है या नहीं। अगर दूसरा सदन आरोपों में सच्चाई पाता है, ठीक है, तो फिर ये जो प्रस्ताव है ये पारित होने के लिए चला जाएगा, और ये दोनों सदनों से उनकी कुल सदस्य संख्या के 2/3 मेजोरिटी से पारित होगा, 2/3 बहुमत से पारित होगा। इसको हम तृतीय प्रकार का विशिष्ट बहुमत कहते हैं। और जिस तिथि को वह दूसरे वाले सदन से, मतलब अंतिम वाले सदन से जिस तिथि को वह पारित हो गया, उसी तिथि को एग्जैक्टली एक तत्काल प्रभाव से राष्ट्रपति को अपने पद से हटना पड़ेगा। ठीक है, कि चलो सनम अब हम तो जाते हैं, हमारा काम हो गया। ठीक है, तो महाभियोग की प्रक्रिया हमने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से ली है, और आर्टिकल 62 भी मैंने डिस्कस कर दिया कि राष्ट्रपति के कार्यकाल की समाप्ति से हुई रिक्ति को भरने के लिए अगला राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो कार्यकाल की समाप्ति से पहले ही करा लिया जाए। तो चलिए, थैंक यू सो मच। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत आभार कि आप सभी लोग इतने अच्छे से इस क्लास में बने रहे, इतनी बढ़िया तरीके से। ठीक है, वैसे तो कोई भी डाउट होगा नहीं। ठीक है, किसी भी क्लास में किसी भी तरह के किसी भी डाउट का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, लेकिन फिर भी अगर है तो आप टेलीग्राम ग्रुप में मुझसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखो सभी छोटे बहन भाई, स्वस्थ और मस्त रहो। ठीक है, धन्यवाद।